अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी और न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफ़ी के दूसरे ईद के रोज़ आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाजरीन, आज हम ईद का दूसरा दिन मना चुके हैं और अब अभी इस वक्त रात के टाइम पे हम बैठे हुए हैं। कल आपने देखा कि कल हमने जो है पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और मजबूत ताल्लुकात हैं, उसके एतबार से कल हमने ईद का प्रोग्राम और जो ईद मनाई अपनी, वो हम कर रहे थे बकीर अतीक और रहमती के घर पर और यूएई के जो सीजी हैं उनके यहाँ पाकिस्तान में। और आज भी हम अपने सेट पे नहीं हैं, आप देख रहे हैं, तो आज भी हम बड़ी ख़ास जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से मेहमान सारे यहाँ मौजूद होंगे। मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से आप उनको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मेरे टीवी टॉक शोज़ में देखते रहे हैं और आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे और ईद मनाएंगे हम उनके साथ। 2 दिन गुजर चुके हैं, कल का दिन आपने ईद मनाई, आज भी पूरे दिन ईद मना चुके होंगे, बहुत सारी ईदियाँ इकट्ठी कर चुके होंगे, रंगीन सवैयाँ खा रहे होंगे, दावतें खा रहे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईदियाँ बटोर रहे होंगे। क्योंकि जो ईद उल फितर है ना, ईद सईद जिसको कहते हैं, उस पर तो मामला ही यही सारा होता है, बस घूमना फिरना और ये सारी चीज़ें करना। लेकिन इस दफ़ा हमने इस ईद पर, चूँकि आपको पता है पूरे महीने मैंने हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन की और 7 साल हो गए हमें करते हुए, और इस साल हमने फ़लस्तीन और गज़ा को डेडिकेट किया था ख़ास तौर पे अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन। और ईद पे भी हमने कल भी बात की इसके ऊपर और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज भी हम उनको याद करेंगे और उनको नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो ईद का असल जो मज़ा है या जो ईद का असल मकसद है, जो उसकी रूह है, वो यही है कि आप सब लोगों को याद रखें और रिश्तेदारों को, गरीबों को, मिस्कीनों को और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को याद रखें। ख़ास तौर पे उन लोगों को याद रखें जो साहिब इस्तिताअत नहीं है और आपको अल्लाह मियां ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो फिर अपनी खुशियों में उन तमाम लोगों को शामिल कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अगर तमाम नेमतें हैं तो आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर हालात देखने चाहिए कश्मीर के मुसलमानों के, रोहिंग्या के मुसलमानों के हालात देखने चाहिए, फ़लस्तीन और गज़ा के इस वक्त जो हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके घर में सुकून है, आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने आपको तमाम नेमतों से नवाजा है। तो हम अपने मेहमानों की तरफ से लेंगे एक एक करके जी, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मेहमान, और जहाँ आज हम जिनके घर पर हम ईद मना रहे हैं, ये सबसे पहले उनकी तरफ चलूँगी। तो मेरे साथ मेरे सीधा हाथ पे बैठे हैं जी मोहम्मद फ़रहान हनीफ़ हैं, चेयरमैन है क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनी के, और उनकी वाइफ है शाइस्ता फ़रहान, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ जी मेरे दूसरी जानिब जो है वो सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब बैठे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा हैं और बड़े बेहतरीन सीनियर वकील हैं। उनको भी खुशामदीद कहूँगी। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। आपको भी बहुत बहुत। और मेरे साथ बैठी हैं जी, आपको पता है कि हमारे टीवी टॉक शोज़ में आप उनको देखते हैं, सियासतदान हैं और खातून सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पहले भी जो है वो मेंबर कौमी असम्बली रही, इस मरतबा फिर मेंबर कौमी असम्बली हैं और आप उनको बड़े दबंग अंदाज में कौमी असम्बली में सुनते और देखते हैं और टीवी टॉक शोज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहब। शाहिदा रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक, कैसी है? देखने वालों को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। तो जी बात करते हैं, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुबश्शिर भी, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जी सिंगर हैं, आपको पता है, और बहुत बेहतरीन अंदाज में गाते हैं, अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं। तो मुबश्शिर, आपको भी वेलकम करूँगी और ईद मुबारक। तो सबसे पहले जी मेहमानों की तरफ बढ़ूँगी और फरहान भाई की तरफ और भाभी की तरफ जाऊँगी। तो आज ईद का दूसरा रोज़ और हम आपके यहाँ आ गए हैं ईद मनाने के लिए, तो कैसी गुजरी 2 दिन ईद और क्या रूटीन रहती है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाएँ और सारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। ईद अच्छी गुजरी। पहले तो सबसे पहले आपको पता है ईद में नमाज, और नमाज के बाद फिर मेरा रूटीन होता है कि कब्रिस्तान वालिद वालदा की कब्र पे हाज़री और वहाँ पे दुआ, और उसके बाद आके फिर कुछ ऑफिस के कलीग्स जो मेरे स्टाफ और मैनेजर्स वगैरह वो ईद मिलने आए और हमेशा से आते हैं,
तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी रहती है कि उनकी कैसी ईद गुज़री, उनकी कैसे क्या हिलजुल चल रही है। और उसके बाद फिर भाई वगैरह, भाई और सिस्टर वो हमारे यहाँ लंच पे आए, और उसके बाद फिर ससुराल में अपने मिसेस के रात में उधर वो जाना ही होता है रात का। वो तो सेकंड डे नहीं होता, जो हमने सुना है कि जो है मर्दों का जो एक यूनानिमस जिसको कहते हैं ना डे वो बना हुआ है, वो सुना है कि सेकंड डे होता है शायद। लेकिन बस अब जो है ना ज़्यादातर पहले दिन ही हो जाता है। अच्छा पहले दिन होता है। पहले वजह ये भी होती है ना, सेकंड डे फ्रेंड्स पे चला जाता है, तो प्रायोरिटी जो है फिर वो जो फैमिली को प्रायोरिटी दे दी कि जी आप पहले दिन उन पे हो लें, और सही। सेकंड डे फ्रेंड्स में फिर वो मिलना जुलना सेकंड एंड थर्ड डे उधर चला जाता है। तो इस तरह से रूटीन सेट कर लिया हुआ है। सही। भाभी आपकी तरफ आएंगे, आपकी ईद कैसे गुजरती है? कुकिंग खुद करती है, कुकिंग का शौक है या खाना खाने का शौक है? कुकिंग में पहले करती थी, अब तो क्या कहते हैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ शीर खुरमा ऐसा चीज़ है जो मैं खुद ही बनाती हूँ। हाँ तो शीर खुरमा आपकी स्पेशलिटी और बनाती भी हैं। ओके, तो आपने क्या क्या किया पहले और दूसरे दिन? आज भी पूरा दिन तकरीबन गुजर ही गया है जी। पहला दिन फैमिली के साथ पूरा दिन गुजारा, और पहले भाई बहन आ गए थे, उनके साथ लंच और सब कुछ रहा। फिर रात में अपने घर पे चले गए अम्मी लोगों के साथ, भाई के साथ। फिर बस उसी में सारी दिन गुजर गया, रात गुजर गई। फिर दूसरे दिन जब है तो वो सारा दिन इतना बंदा थका हुआ होता है कि रेस्ट करता है, फिर शाम में फ्रेंड्स में निकल जाते हैं इस तरह। ठीक है, यासीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। यासीन साहब, कैसा गुजरा पहला दिन और आज ईद का दूसरा दिन है, और रमज़ानुल मुबारक में भी हमारी तो मुलाकात हुई थी, आप ट्रांसमिशन में भी आए थे और बड़ा सारा रहा था। और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमारी उम्मीद है आपके मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, ताकि लोगों को, उन लोगों को भी शामिल करें सारे अपनी इस ईद में जो साहिब इस्तिताअत नहीं है। मैं डे 1 से ये बात करती आ रही हूँ, क्या कहेंगे? मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ ईद की। जहाँ तक ईद है वो मुसलमानों का सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है, और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये दिन बनाया जाता है। तो हम भी वही दिन बना रहे हैं, आज ईद का दूसरा दिन बना रहे हैं। तो ईद की जो खुशियाँ होती हैं वो फैमिली मेम्बर के साथ, बच्चों के साथ टाइम देना, फिर जिस तरह फरहान साहब ने कहा कि नेक्स्ट डे अपने दोस्तों में जाना, बैठना उठना, ये तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा, और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो सूरत हाल हमारे मुल्क की है या जितनी गुर्बत हमारे मुल्क के अंदर है, इस महंगाई के दौर में जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है, 25 करोड़ आवाम, देखना पड़ेगा कि वो हमारी खुशियों में कितनी हद तक शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हर आदमी अपनी लिमिट के अंदर रहकर खुशी बनाता है। और जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि ग़ज़ा में जो कि इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों की, ख़वातीन की जिस तरह वो जो अपनी शहादत उनकी हो रही है, या कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, तो मुझे सिर्फ दुख ही होता है कि मुसलमान त्यौहार तो बनाते हैं, हम मुसलमान हैं, सारा कुछ है, लेकिन अपने ही मुसलमानों पर जो जुल्म सितम होता है उसको रोकने के लिए जो मुसलमान यूनाइट होकर कोई काम नहीं करते। आप देखेंगे कि ग़ज़ा के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में अगर कोई गया है तो वो जनूबी अफ्रीका गया, कोई मुसलमान मुल्क नहीं गया। ये हमारे मुसलमानों की बदकिस्मती है। तो होना ये चाहिए था कि मुस्लिम दुनिया में से कोई आदमी को पहल करनी चाहिए थी बजाय जनूबी अफ्रीका के। इसी तरह आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को जब इंडिया ने कश्मीर के लीगल स्टेटस को चेंज किया, तो 5 अगस्त से लेकर 2019 से आज 2024 है, कश्मीर के मुसलमानों पे क्या गुज़रती है, उसमें कोई मुसलमानों का अपना रोल मुझे नज़र नहीं आता। जज्बाती नारे तो हम बहुत लगाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें ईद की खुशियाँ बनानी चाहिए, लेकिन वहाँ हमारे जो गरीब तबका है, जिनकी महदूद तनख्वाहें हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और कभी कभार मैं एक बात कहता हूँ कि जिस आदमी की
तनख्वाह अगर 25,000 या 30,000 रुपये है, उसकी फैमिली मेम्बर भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, और फिर जब वो बिजली के बिल देखता है तो बिजली के बिल और बच्चों के जो फीसों का मामला जब आता है तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इस पे हमें सोचना पड़ेगा आज के दिन, ईद के दिन। सही है, वेरी ट्रू। क्योंकि हमारी अक्सरियत ऐसी है। और जिस तरह आपने शुरू में कहा माशी सूरत हाल, मैं तो चंद दिन पहले देख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि जून 2024 तक पाकिस्तान पे जो कर्जा है वो 24,000 खरब हो जाएगा, 24,000 खरब। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बच्चा रात को पैदा होता है ना, वो भी मकरूज़ पैदा होता है मेरे हिसाब से। तो आने वाला वक्त हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो चूँकि आज ईद की खुशियों में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ईद के हवाले से मैं पूरी मुस्लिम उम्मा से और स्पेशली पाकिस्तान की अपनी लीडरशिप से अपील करता हूँ कि खुदारा आज के दिन, चूँकि आज ईद का दूसरा दिन है, हम खुशियाँ बना रहे हैं, आप भी अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें और ख़त्म करके इस पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए रास्ता ढूँढें। ये किस पे आता है? ये पार्लियामेंटेरियन जो हमारे हैं, चाहे वो सेनेट के हैं या कौमी असम्बली के हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, इनको पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो इलेक्ट करके भेजते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जाएँ, कानून साजी करें, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल, मैडम बैठी हैं, लाइफ में ये देखा है कि हमारे जो पार्लियामेंट का जो रोल है, मेरे नज़दीक कोई कानून साजी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर धुआंधार तकरीरें होती हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, ये जानते हुए कि हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि खुदा के लिए ये ईद के दिन आप सियासत करें, अपनी अपनी पार्टी का मंशूर, इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, लेकिन खुदा के लिए मेहरबानी करें कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको बैठ के पार्लियामेंट के अंदर तय करें, सड़कों पर मत करें। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करेंगे, कानून साजी करेंगे। कानून साजी, अब देखें, मैं एक वकील हूँ, मुझे तकरीबन 50 साल अपने प्रोफेशन में हो गए। आज भी हमारे कवानीन देखें तो 1908 के और 1904 के चले आ रहे हैं। कितने तो मुतसादे में हमने रमज़ान में पूरी बात की, सारे मुफ्तियों ने और मैंने बैठ के कि कितने तो शरीयत से मुतसादे में। एक्चुअली कोई कानून अगर हम बनाते भी हैं ना, तो हम उस हिसाब से मेहनत नहीं करते, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ओल्ड लॉज है ना, उसका भी ओलिया बिगाड़ के रख देते हैं, चूँकि जल्दबाजी में कानून साजी करते हैं। तो चूँकि मैडम पार्लियामेंट का हिस्सा है, मैं तो अमूमन मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, चूँकि बहैसियत एक पाकिस्तानी के, यकीन करें जब मैं लोगों की सूरत हाल को देखता हूँ या जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इन बातों की। तो आज ईद के दिन हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे हमारी कौम पे अल्लाह रहम करे, हमारे सियासतदानों को, बाशमुल मेरी जमात की, मैं सबकी बात करता हूँ, राह हिदायत दे, अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें और मसले मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें, सड़कों पे जाके मत करें। वेरी ट्रू, बिल्कुल आपने सही बात की। शायद बाजी आपकी तरफ आऊँगी। शायद रहमानी साहब, ये जो हम एक तो ज़ाहिर सी बात है ईद हम मना रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बातें भी ऐसे यासीन साहब ने भी की, और घूम फिर के बाद पार्लियामेंटेरियंस पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान की आबादी को और सारी चीज़ें। और ये भी लॉज की भी बात करें तो बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि अभी हम, जब मैं और आप रमज़ान में भी आप आई थी और आपके साथ ही जब उस वक्त भी बात हो रही थी, फिर वो काफ़ी सारे वुज़रा आए, मैं नजमी आलम भाई के साथ भी बैठी हुई थी और सारे निसार खोड़ो साहब, हम सारे उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि कितने सारे तो ऐसे लॉज हैं जो कि शरीयत के ही मुतसादे में, और कितने सारे भी, जैसे यासीन साहब ने कहा कि ऐसे लॉज हैं जो कि 1908 के पता नहीं कब के बने हुए, जिनको चेंज होने की या अमेंड होने की ज़रूरत है या ख़त्म होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? और ऑफ कोर्स मतलब आप भी कैसे देखती हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में नहीं है, या फिर पार्लियामेंटेरियंस कोशिश करते हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वही वाली बात है कि सब एक साथ नहीं एक पेज पर आते, तो कहीं ना कहीं रह जाता है। बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पार्लियामेंटेरियन का काम ही है लेजिस्लेशन करना और इस तरह के कवानीन
मैंने खुद इस पे आपको पता है काफ़ी ख़वातीन, स्टडी हाँ। की, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज थे, यानी उस वक्त अगर एक किसी चीज़ पे सज़ा है 5 रुपये जुर्माना या 2 रुपये जुर्माना, तो आज सोचे ना कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक है कि कोई अगर ड्रंक हो और वो जाके शोर शराबा करता है तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन है, 10 रुपीज़। तो और आपको पता है कि इस कंडीशन में क्या कुछ नहीं हो जाता। तो इसके ऊपर हमने स्टडी की बाकायदा, उस पर कानून साजी के लिए हमने कई मरतबा मूव किया। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखिए 2008 से 13 तक फिर भी बेहतर माहौल था, जिसमें 18th अमेंडमेंट सादा अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन उसके बावजूद हिस्टोरिकल अमेंडमेंट की, जो तो कि 18th अमेंडमेंट थी, जिसमें हमने सूबाई खुद मुख्तारी के साथ NFC अवार्ड, और जो सूबे सरहद का हक था कि उनके KPK का नाम दिया गया, और इस तरह की बहुत सारी तरमीम कर गए। लेकिन 1350 ला आपने देखा कि कोई ऐसी खातिर खान ना तो लेजिस्लेशन हो सकी, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ में ज़ाहिर है हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, उस वक्त भी हम सादा अक्सरियत में थे। लेकिन चूँकि रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी, वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब लेकर चल रहे थे, और यही वजह थी आपने देखा कि 2008 से 13 तक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इक्वल राइट जो आइन देता है वो दिए गए। अगर एक हुकूमत में शामिल किसी मेंबर्स को फ़ंड दिया जा रहा है तो उस वही फ़ंड जो है अपोजिशन में शामिल मेंबर्स को दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आपने देखा कि फिर उसके बाद एक ऐसी फ़िज़ा हुई जहाँ नफ़रत, तक़सीम, इंतशार, और जहाँ कहा कि ना हम काम करेंगे और ना करने देंगे। और मैं समझती हूँ बड़ी खूबसूरत बात की यासीन आज़ाद साहब ने कि हमें आज का दिन, जो कि ईद का दिन है, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए। जबकि हम इस कदर फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर इस वक्त मुल्क जो है माशी बहरान का सामना है, तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से, इस दलदल से निकालने में अपना अपना किरदार अदा करें। खा वो अपोजिशन में हो, खा वो हमें अपने ज़ात जो भी इख्तिलाफ है, आप पार्लियामान के अंदर बैठें, बात करें, दलाइल के साथ बात करें। और सियासत कहती है कि आप दलील के साथ बात करें, अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। लेकिन अगर हम उसको अपनी ज़ातियात पर लेकर आते हैं तो वो ये बड़ी अलमिया है कि आप देखें कि आज सियासत के अंदर गाली गलौज, इंतशार, तक़सीम, ये सारी चीज़ें जो है इसने पाकिस्तान को इस नहज पर ले आई। मैं आज तमाम पॉलिटिकल जमातों से इस फोरम से अपील करूँगी कि हमें चाहिए कि हम इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी, इस पाकिस्तान ने हमें दुनिया भर में हमारी शनाख्त पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो हमें चाहिए कि इसको इस माशी बहरान से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात की, और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हो रही हैं, और होना भी यही चाहिए। मुबश्शिर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया है तो उनकी तरफ भी चलती हूँ। ईद का दिन है आज। मुबश्शिर, क्या सुना रहे हैं आज आप? बहुत खूबसूरत गाना है जिसका नाम है पसूड़ी। चलिए जी। और उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने वैसे ही सुना होगा। यस। सो ये
कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल की राहें, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे। किसी गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, शामों के मुझ पे गिरें तेरी निगाहें, असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे। ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। और मुबशिर जी, मुबशिर हसन बहुत ही खूबसूरत गाते हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे थे। और नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ लाइव निदा सैफ़ी के ईद स्पेशल में। आज ईद का दूसरा दिन, ईद उल फितर का जो हम मना रहे हैं। और सबसे पहले जो कि मैंने आगाज़ में बात नहीं की, और अगर बात नहीं करूँगी तो बड़ी बड़ी जो है वो लड़ाई होने वाली है मेरे डिज़ाइनर्स के साथ जी। तो आज के जो आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है वो किया है मलबूसात ने, मेरी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है इरम जी, और पूरे महीने बड़े मज़े के आउटफिट्स बनाती रहेंगे। और आज का आउटफिट भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माई डिज़ाइनर्स जो इतनी मेहनत के साथ, सारे स्टाइलिस्ट, सारे डिज़ाइनर्स पूरे महीने पूरी एक टीम होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है, काम करते रहे, मेहनत करते रहे। और मुझे बार बार प्रोड्यूसर कान में बोलता है कि जी आपने अभी तक नहीं बताया, बता दें, वरना जो है ना अगली दफ़ा कपड़े नहीं मिलने हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। और आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, और बात हो रही है ईद उल फितर की। जहाँ ईद उल फितर की बात हो रही है वहीं पर हम खुशियाँ बांटने की बात कर रहे हैं, दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करने की बात कर रहे हैं। और खुशियों में जहाँ शामिल होने की बात हो रही है वहीं पे बात करूँगी मज़ीद जी। और मेरे साथ इस वक्त जैसे मैंने बताया आपको आगाज़ में कि मोहम्मद फरहान हनीफ साहब, उनकी वाइफ बैठी हैं, और अब उनके जो सन एंड डॉटर इन लॉ हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो पहले मैं उनकी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करा दूं जी। वो भी मेरे साथ यहाँ पे बैठी हैं, महानूर हैं। तो वेलकम महानूर, आपको भी करेंगे ईद मुबारक। माइक पे आपने बोलना है ईद मुबारक आपको। ऑन है, आप बस बोलिए जी। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। थैंक क्या- यू फॉर हैविंग अस। वेलकम। और कैसी हैं आप, बताएं आपकी ईद अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है? Very good this time. This was my first Eid with my baby, I would Okay. say, and it's been going pretty good. First day was more like family oriented. हम लोग सब ने मिलके breakfast करा जब ये लोग नमाज से आते हैं, and then we just like spend time with family together, and then we had like a dawat at night at home. And then today was dedicated to my parents. Like we have to go to my parents' house, me and my husband, for a dawat over there. So it's all about family, अब ये gelling in बताएं together. मानूर, ये बताइए अब जो असल बात है कि ईद के मौके पे तो लड़कियों को तो ख़ास तौर पे, ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि बच्चों को, ख़वातीन को ज़्यादा ईदी मिलती है। तो इस बार अब चूँकि आप शादीशुदा हो गई हैं तो ईदी दे रही हैं या मिल रही है अभी भी? Of course, अभी भी ले रही हूँ। ओके, सही है। देने वाला भी स्टेज तो आ जाता है। I have nephews as well, तो बट लेने वाला स्टेज ज़्यादा है, I would say. ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा है। ओके, आगे जाके कुछ तो अपने घर पे ज़्यादा ईदी मिलती थी या आप शादी के बाद ज़्यादा ईदी मिल रही है? शादी के बाद डबल हो जाती है ना, डबल हो उधर जाती से भी उधर से भी। सही हो गया, ठीक है। और अब बात करेंगे मज़ीद भी जी, फरहान साहब की तरफ भी आऊँगी। अच्छा फरहान साहब, हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, और बिज़नेस कम्युनिटी का भी बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जब भी हम बात करते हैं। लेकिन हर बार हम सियासतदानों के, लेजिस्लेटर्स को बात करते हैं, लेकिन
ज़ाहिर सी बात है माशरा जब बनता है तो उसमें हर एक फैक्टर, हर एक जो है उनसे शामिल होता है। और बिज़नेस कम्युनिटी का तो बहुत ही इसलिए कलीदी किरदार है कि कराची से हम देखते हैं कि पूरी मईशत चलती है पाकिस्तान की, और कराची में जितने बड़े बिज़नेस मैन हैं, जितने भी सारे ताजर हैं, उनके लिए हमेशा से वो भी कभी गिले करते हुए नज़र आते हैं, कभी दूसरे लोग भी, सामने वाले भी गिले कर रहे होते हैं उनसे भी कि जी टैक्सेस भी दें, ये करें वो करें। वो कहते हैं हम टैक्सेस देते हैं लेकिन उसके बावजूद कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। आप कैसे देखते हैं, और ख़ुद भी सोशल वर्क वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं क्या, आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें बिल्कुल आपने जो टैक्सेस की बात की वो बिल्कुल सही है कि दुनिया में आप देखें कि मुल्क जो चलते हैं वो टैक्सेस से ही चलते हैं। और टैक्स रेट अगर आप यूके में देखें 40% टैक्स रेट और 35% यूएस में। अच्छा, और उसमें टैक्सेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो टैक्स इवेजन करेगा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जितने मसाइल हैं पॉलिटिशियंस के बोलें या ब्यूरोक्रेसी के बोलें, लेकिन उनके साथ में टैक्सेशन जो एक एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ बिजनेसमैन कि जी आपने टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स टू रन द कंट्री, वो हमारे यहाँ लैकिंग है। और एक कल्चर भी बन चुका है कि जी टैक्स चोरी होना ही है। मिसाल के तौर पर जो अभी रिटेल लेवल पे जो अभी नई लेजिस्लेशन हुई और इसमें कि जी 1200 रुपीज़ एक जो रिटेलर है वो देगा, जो कि बड़ी ही नॉमिनल अमाउंट है। तो हमारे यहाँ टैक्स बेस का इशू है कि जो आप कराची की बात कहते हैं कि टैक्स रेशो जो है वो बढ़ाना के बजाय टैक्स नेट में लोगों को ज़्यादा लाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और लोअर लेवल पे होना चाहिए। यानी सैलरीड क्लास है वो तो पहले ही टैक्स में हो जाती है। देखिए सारा तो टैक्स ही सैलरी वाले हम लोग ही देते हैं सारा टैक्स। बिजनेसमैन भी जो बड़े बिजनेसेस हैं वो भी टैक्स में फुली जो है उसमें वो फंसे हुए हैं इस तरीके से कि अगर वो चाहें भी तो इवेजन मुश्किल है। नज़र तो ये आता है कि जी अच्छा जी ये टैक्स चोरी हो रही है, लेकिन जो इम्पोर्ट स्टेज पे और जो उनसे सारे एडवांस टैक्सेस लिए जाते हैं, मसला वहाँ पे आता है कि जो आपके रिटेल लेवल पे इतना बड़ा है, जो मिलियंस में होने चाहिए वो आपके टैक्स शायद अभी इस वक्त 2.2 मिलियन हमारे हुए हैं 24 करोड़ की आवाम में, और 22 लाख अगर जो होंगे और जिनमें से अभी सैलरीड क्लास निकालेंगे तो वो 15 लाख तो वो निकल जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। बाकी रहा आपने दूसरा किया कि जी सोशल वर्क में, जो पर्सनली सोशल वर्क में जी बिल्कुल हमारा पर्सनली तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि एक तो हमारा जो बिज़नेस है वो है मोटरसाइकिल पार्ट्स, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग और मोटरसाइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग विच वी सप्लाई ऑल ओवर द कंट्री। तो हमारा जो उसमें सारा कनेक्शन है वो लोअर लेवल पे है, लोअर पब्लिक से, जिसमें मैकेनिक्स जो रोड साइड पे आप देखते हैं मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, उनके साथ वो छोटा बच्चा भी होता है, वो भी एक उसमें। तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो उस पर ही चल रही होती हैं। यानी उनके पास जो बच्चे हैं उनको हम राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको हम कोई किसी किस्म के मसले मसाइल आ रहे होते हैं जिधर तक भी हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे ईद का ताल्लुक़ है तो ईद में हमारा एक उनके साथ रिलेशन बना हुआ है कि हम उनको एक ईद केक दे रहे होते हैं, और जिसमें उनके कमेंट्स ये होते हैं कि जी ईद आने का पता लगता है। हालांकि केक की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है कि उनके घर में जाता है तो वो छोटे से केक को बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, और वो थाउजेंड्स की तादाद में जितने मैकेनिक्स और ये, तो वो हमारा एक ईद का एक उनसे कनेक्शन ईद पे बना हुआ है। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और कोई ना कोई ईद जस्टर होना चाहिए। इसमें मैं और ऐड करूं कि हमारा एक इंडस हॉस्पिटल के साथ एक वेंचर है, इंडस ब्लड सेंटर हमने डेवलप किया क्राउन ग्रुप ने इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ सैलानी के साथ हमारा है, सैलानी के साथ दस्तरखान हम लोग मैनेज कर रहे हैं, सैलानी के साथ हमने उनका भी एक ब्लड सेंटर डेवलप किया, सैलानी के साथ हमने उनका वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जिसमें मोटरसाइकिल मैकेनिक्स डेवलप किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह के कुछ वेलफेयर ये काम चल रहे हैं अपने हिसाब से। सही है, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और मैं शाइस्ता भाभी की तरफ भी आऊँगी। भाभी, आप भी कुछ करती हैं या बस हाउस वाइफ हैं, या कोई और चीज़ का भी शौक़ है, क्या करती हैं फिर? मैं हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने अब थोड़े अरसे से ब्लॉगिंग शुरू करी हुई है। हाँ, तो उस पर मेरा टाइम लगा रही हूँ आजकल। हाँ, ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हूँ, माई ट्रिप टेल्स के नाम से। किसके नाम से? माई ट्रिप टेल्स इंस्टाग्राम पे। सही,
चले ज़बरदस्त, सब लोग बिज़ी हैं और सब किसी ना किसी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़ुहैब की तरफ भी मैं आऊँगी जो कि बेटे हैं जी फरहान साहब के, जिनकी ये वाइफ बैठी हुई है मानूर साहिबा। तो ज़ुहैब आप क्या कर रहे हैं, और आपको भी ईद मुबारक और आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेलकम बैक। और बिल्कुल मतलब किस हवाले से आप पूछ रही हैं? मैं पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप भी फादर के साथ ही हैं या कुछ और करते हैं, क्या करते हैं आप? जी बिल्कुल, बिज़नेस में हम साथ ही हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और उसमें बिल्कुल सारी एक्टिविटीज़ साथ कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी फादर ने बताया। दोनों दिन कैसे गुजरे? ईद के दोनों दिन माशाल्लाह अच्छे गुजरे, और यही होता है कि जो फैमिली में विज़िट कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे होते हैं, और एक ट्रेडिशन होता है हमारा कि जब हम जाते हैं मॉर्निंग में ईद की नमाज पे, तो वंस वी कम बैक, लाइक माय मदर इज़ ऑलवेज रेडी विद ऑल द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, लाइक शी इज़ रेडी एंड वेटिंग फॉर अस। तो वो एक ट्रेडिशन जो ईद का होता है, वो उससे हमें फील होता है कि अब ईद स्टार्ट हो गई है, आज ईद है। बिल्कुल। तो आप ईदी आपको भी मिलती है ज़ुहैब? कौन से नंबर पे हैं आप घर पे, पहले तो मुझे ये बता दें, और आपको भी ईदी मिलती है या ईदी देते हैं? बिल्कुल, मैं घर पे पहले नंबर पे ही हूँ, और अब बिल्कुल ऐसा ही है कि ईदी मिलती भी है और ईदी देते भी हैं। ज़बरदस्त। यासीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। यासीन साहब, क्योंकि प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाएंगे, तो कोई पैगाम आप देना चाहते हैं आज ईद के मौके पे, तो मैं चाहूँगी ज़रूर दीजिए। पढ़ा लिखा बच्चा अगर यहाँ उसको मौका नहीं मिलता और वो दूसरे मुल्क में चला जाता है, तो खिदमत जाके वो दूसरे मुल्क में करता है ना, अपने मुल्क में नहीं करता। हालांकि तालीम के एतबार से उसको काम करना चाहिए अपने मुल्क के अंदर, लेकिन वो तब भी करेगा जब उसके मेयार के मुताबिक आप उसको जगह देंगे। मिसाल के तौर पर डॉक्टर का प्रोफेशन जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। माँ बाप एक डॉक्टर पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, और वो बच्चा जब डॉक्टर बन जाता है, हमारे यहाँ जो कुछ उसको देते हैं, वो बच्चा फिर फेड अप होकर कहता है कि भाई मैं तो यहाँ से जान छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह कि वही बच्चा अगर अमेरिका में है और बच्चा है या बच्ची है जो भी है, तो वो वहाँ डॉक्टर अगर है तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, वो डिफरेंट वे में अपनी लाइफ गुजारता है। और यहाँ का वहाँ जो कॉल है मसलन 24 घंटे किसी डॉक्टर को नहीं करते। हमारे यहाँ तो 32 घंटे डॉक्टर से काम लेते हैं। इसी तरह हमारा प्रोफेशन है। मेरा बेटा जो बैरिस्टर है, वो बाज़ वक़्त कहता है डैडी इतनी मेहनत करता हूँ, यहाँ मिलता है क्या मुझे। चूँकि वो जब बाहर के लिए गया तो मुझको लेने के लिए गया, तो ज़हनी तौर पर आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने इसको कहा भाई मेरा जो बिज़नेस है वो तुमने संभालना है, तो बड़ी मुश्किल से मुझको वापस लेके आया। तो ये हमारे साथ ये पोजीशन है। मेरी बेटी जो यूएसए में डॉक्टर है, यकीन करें मैं उसको कहता हूँ वापस आ जाओ, तो वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों को आप मौका दें। एक जिम्मेदारी किसकी है? हमारी स्टेट की है। यूएसए का जिस तरह भी मिसाल दी, यूके में जाके देखें तो आप अंदाज़ा करें। मैं एक मज़े की बात बताने लगा। हमारा एक वकील था, तो उसको फॉरेन ऑफिस में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो फर्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग के लिए जर्मनी चला गया। तो जर्मनी से कोई 9 महीने ट्रेनिंग करके आया ना, तो मुझे कहने लगा कि जर्मन जो है ना वो बहुत बड़ा मुसलमान है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जर्मनी कब से मुसलमान हो गया? कहने लगा नहीं, मैं उनके करतूत बताता हूँ और अपने करतूत बताता हूँ, और मैं साबित करूँगा कि वो मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा। कहने लगा बगैर कोई नहीं है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजारता है। कहने लगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैं चला गया। तो बैंक मैनेजर से मैंने पूछा, तो उसने बैंक अकाउंट करके एक छोटा सा कार्ड दिया, उसमें कोड नंबर पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि चेक बुक और डिपॉजिट स्लिप दो। तो उसने कहा ये क्या होता है, हमारे यहाँ तो इसका। तो उसने कहा अगर कोई फ्रॉड हो जाएगा तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो उसने सवाल किया कि कहीं आपका तल्लुक इंडिया पाकिस्तान से तो नहीं है? ये फ्रॉड का कंसेप्ट जो है ना, वहाँ के लोग आते हैं और हमें बताते हैं, हमारे यहाँ फ्रॉड का कोई कंसेप्ट नहीं। आपको पैसे चाहिए, ये जो आपका कोड नंबर है ये लिखो, सादा कागज़ में दो, जो पैसे चाहिए हम आपको उठा के दें। तो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। न्यूयॉर्क में हमारा एक वकील भाई था, वो रिटायर हो गया, उसकी बेगम भी रिटायर हो गई।
आप यकीन करें वो बाज़ वक़्त मुझे कहता है डॉलर खर्च ही नहीं होते तो मैं करूँ तो करूँ क्या। वो दोनों मियाँ बीवी फिर दुनिया में घूमने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। लेकिन जिस तरह फरहान साहब ने कहा, उनकी इनकम से टैक्स कटता है, कोई आदमी डिसऑनेस्टी से मामला को डील नहीं करता। हमारे यहाँ वो कोशिश ये करते हैं कि टैक्स को बचाया जाए, कम से कम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो सिस्टम को जब तक FBR के सिस्टम को आप चेंज नहीं करेंगे ना, आप ये इनकम टैक्स जो पेमेंट करने का जो तरीक़ाकार है ना, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और इतना इसको आसान बनाया जाए कि एक कॉमन मैन भी अगर टैक्स दे तो उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो जाए और ख़ुद जाके जमा करे, तब जाके सिस्टम चलेगा। लास्ट पे मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर करे और हमें मुश्किलात से निकाले और स्पेशली IMF के चुंगल से किसी तरह से हमें निकाले, वो हमें ले बैठा है। शाहिदा मानी साहबा क्या मैसेज देंगी? देखिए, ईद के दिन के हिसाब से तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर, मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ सियासत और हम तकसीम हो चुके हैं और अखलाकी लिहाज से भी हम अखलाकी इंहितात का शिकार है। तो आज के दिन यही मेरा मैसेज है कि हम रवादारी को फ़रोग़ दें, बाहमी यगानियत को फ़रोग़ दें, आपस में भाईचारा पैदा करें, हम एक कौम बन जाएं। और जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तरक्की बहुत मुश्किल है। तो तरक्की के लिए हमें एक कौम बनना होगा। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इतने ममालिक गई और मैंने देखा हर जगह जाके ये नहीं होता कि कोई कह रहा हो कि मैं फ़लाँ स्टेट का हूँ या मैं फ़लाँ प्रोविंस का हूँ, वहाँ पे सब आप कहीं भी जाएंगे वो एक ही बात करेंगे। यहाँ पे तो यही बहुत बड़ा मसला है। क्या मैसेज देंगी एंड में भाभी? मैसेज ये कि हम सबको पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ख़ास तौर पे गज़ा के बच्चों के लिए हमें कुछ उनके लिए भी करना चाहिए जो बहुत परेशानी में है इस वक्त। ठीक है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। फ्रेंड में क्या मैसेज देंगे? मैसेज वो क्या है जो सर ने भी कहा, मैडम ने भी, कि हमें जो है हम जो है ना बेसिकली एक करप्ट नेशन हो चुके हैं। एज ए नेशन जो है उसमें किसी को इल्ज़ाम नहीं है। यानी मैं कभी भी नहीं कहता जी पॉलिटिशियन को इल्ज़ाम दे दें, ब्यूरोक्रेसी को दे दें, इदारों को दे दें या बिजनेसमैन, सभी एज ए नेशन जो करप्ट हो गए और हर एक को फ़िक्र है कि मैं जितना जल्दी लूट सकूं लूट लूं और अपना वो कर लूं। तो ये जो है ना पैट्रियाटिज़म जो है वो हमें डेवलप करना होगा और इसके लिए जनरेशन्स चाहिए। ये एजुकेशन से होगा और ये अब हमारे अंदर आते हुए टाइम लगेगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं तो करिकुलम इस तरह का डिज़ाइन हो और उसमें हो कि पैट्रियाटिज़म जो है या जो पहले हमारे यंगर एज में मैं देखता हूँ 30-40 साल पहले जो था वो आज दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। तो इस मुल्क को हमें ऑन करना होगा और दोबारा से अपने अंदर चीज़ जो पैट्रियाटिज़म होता है, हुब्बुल वतनी होती है, वो हमें अपने अंदर जगाना होगा, वरना हम सब नुकसान में, हमारी जनरेशन नुकसान में रहेंगी। और बजाय कि एक दूसरे को इल्ज़ाम दें, अगर हम सिर्फ अपने आप को देख लें कि मैं कितना ठीक हूँ तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा है। बहुत खूबसूरत बात। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए जी। और इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।